नमस्कार। मैं एडवेंचर के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। मेरा नाम डॉक्टर अवधेश खरे है। आज हम इस एपिसोड में भारतीय ज्ञान प्रणाली भाग 1 के बारे में चर्चा करेंगे। प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली कैसी थी? गुरुकुल में टीचिंग लर्निंग प्रक्रिया और मूल्यांकन प्रक्रिया इनोवेटिव थी और इसे लर्नर सेंट्रिक तरीके से संपन्न किया जाता था। अक्सर परीक्षा और मूल्यांकन का संचालन नवीन तरीके से किया जाता था। एकेडमिक सिस्टम पूरी तरह फ्लेक्सिबल था। इन प्रोग्राम्स के प्रोग्राम ऑब्जेक्टिव्स सीखने की जरूरतों पर आधारित थे। सीओ पीओ मैपिंग का पालन किया जाता था। जिज्ञासा जगाकर छात्रों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती थी। गुरुकुल गुरुओं के नाम से जाने जाते थे। इसमें हर टीचर के लिए स्टूडेंट के छोटे छोटे ग्रुप होते थे, जिससे टीचर स्टूडेंट रेशियो ज्यादा होता था। सीखने वाले मोटिवेटेड और फोकस्ड होते थे। ट्रेनिंग के लिए समय की कोई सीमा नहीं होती थी, कोई पाबंदी नहीं होती थी। जब तक गुरु की निगाह में आपकी शिक्षा पूरी नहीं हो गई है, तब तक शिक्षांत नहीं होता था, दीक्षांत नहीं होता था। ये सिस्टम रिजिड नहीं था और कैरिकुलम लचीला था, जिसे टीचर स्टूडेंट की जरूरतों के हिसाब से पूरा करते थे। फेस टू फेस इंटरेक्शन का अभ्यास किया जाता था। योग, ध्यान, मंत्र, जाप जैसी गतिविधियों से पॉजिटिविटी, मन की शांति और फिटनेस मिलती थी। रोजमर्रा के कामों के जरिए प्रैक्टिकल स्किल्स का अभ्यास जरूरी था। इससे पर्सनालिटी डेवलपमेंट में मदद मिलती थी और आत्मविश्वास, अनुशासन की भावना और जागरूकता बढ़ती थी। कहानियों पर आधारित स्टोरी टेलिंग प्राचीन भारतीय शिक्षा की एक बुनियाद थी, जो गुरुकुल सिस्टम में और पारिवारिक परंपराओं में गहराई से बुनी हुई थी। परिवार में भी स्टोरी टेलिंग के माध्यम से काफी शिक्षा दी जाती थी। जब लिखित रिकॉर्ड ज्यादा नहीं थे, उस समय मौखिक रूप से ही जानकारी देना ऊंचे दर्जे का तरीका था। कहानियां ही नॉलेज, मूल्यों, वैल्यूज और सांस्कृतिक विरासत को सहेजने और आगे बढ़ाने का मुख्य जरिया थी। कहानियां नैतिक सिद्धांतों, अच्छे व्यवहार और सामाजिक जिम्मेदारियों को सिखाने के लिए शक्तिशाली माध्यम थी। कहानियों ने मुश्किल कंसेप्ट को समझने में मदद की, जिससे वे आसानी में समझ में आए और याद रखने लायक बन गए। गुरुकुल सिस्टम में गुरु जटिल दार्शनिक अवधारणाओं और नैतिक सिद्धांतों को समझाने के लिए कहानी का इस्तेमाल करते थे। वे छात्रों से कहानियों पर चर्चा करते थे और उन्हें सोचने समझने में शामिल करते थे, जिससे उनमें क्रिटिकल थिंकिंग और नैतिक तर्क का विकास होता था। गुरुजन वेदों और अन्य जटिल धार्मिक ग्रंथों को समझाने के लिए कहानियों का इस्तेमाल करते थे। त्रेता युग में बच्चों को दी जाने वाली ट्रेनिंग का मुख्य उद्देश्य एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव संभवतः बड़ों, खासकर माता पिता के निर्देशों, आदेशों, इच्छाओं को पालन करना था।
उन्हें सिखाया जाता था कि वो बड़ों से बहस न करें और दिए गए निर्देश के इरादे पर सवाल न उठाएं। संभवतः इसीलिए भगवान राम 14 साल के वनवास पर चले गए थे। उन्होंने पिता के निर्देशों के इरादे पर कोई सवाल नहीं किया और ईमानदारी से उसका पालन किया। हालांकि द्वापर युग में दी गई ट्रेनिंग का एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव अलग था। इसे भगवान श्री कृष्ण ने अच्छी तरह से गीता में समझाया है। भगवत गीता में वो अर्जुन को कर्म सिखाते हैं और उसे अपने अधिकारों और सत्य के लिए लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं, भले ही यह लड़ाई उसके अपने भाइयों के खिलाफ हो जिन्होंने पांडवों के साथ अन्याय किया था। दूसरी ओर भगवान बुद्ध और भगवान महावीर अहिंसा, करुणा, दया, क्षमा के रास्ते पर चलने और किसी से बदला न लेने के लिए शामिल न होने की शिक्षा देते हैं। ये शिक्षाएं उस समय की ट्रेनिंग के एजुकेशनल आउटकम बनाने में मार्गदर्शन करती हैं। एकलव्य गुरु द्रोण के आश्रम में शामिल होने और सिर्फ उनसे धनुर्विद्या सीखने के लिए बेताब था, लेकिन उसे गुरु द्रोण के गुरुकुल में औपचारिक एडमिशन नहीं मिल सका क्योंकि वो राजकुमार नहीं था। फिर उसने एक पेड़ के पीछे दूसरों से छुपकर गुरु द्रोण को चुपके से सुनकर धनुर्विद्या में महारत हासिल कर ली। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इतिहास में सबसे पहला ऑनलाइन लर्नर इनमें से एकलव्य एक था। गुरु द्रोण ने एक इनोवेटिव असेसमेंट का तरीका अपनाया जिससे वे अपने कई शिक्षकों की परीक्षा असल में बिना उन सभी लोगों से तीर चलवाए ले सके। अर्जुन की ट्रेनिंग में द्रोण के मार्गदर्शन में एक पॉइंटेड फोकस यानी एकाग्रता और कड़ी प्रैक्टिस पर जोर दिया था। अर्जुन ने फॉर्मल सेशन में सीखी गई चीजों से आगे बढ़कर अपने स्किल्स को बेहतर बनाने के लिए अंधेरे में तीरंदाजी का अभ्यास किया, जो सेल्फ इनिशिएटेड लर्निंग को दर्शाता है। द्रोण ने अर्जुन को चैलेंजिंग टास्क देकर उसका आकलन किया, असेसमेंट किया, जैसे कि तीरों की एक चेन बनाकर कुएं से गेंद को निकालना। इससे उसकी टेक्निकल स्किल, क्रिएटिविटी और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल का टेस्ट हुआ। अर्जुन का चिड़िया की आंख वाला टेस्ट डायग्नोस्टिक और फोकल असेसमेंट का एक उदाहरण है। अर्जुन का अंधेरे में अभ्यास काइनेस्थेटिक और विजुअल लर्निंग का एक उदाहरण है। पूरे महाभारत में युद्ध को धृतराष्ट्र ने वर्चुअली संजय की आंखों से देखा था। इस तरह की लर्निंग एक अनोखी व्यवस्था थी और ये आज के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के समान है। इसलिए ये गैर पारंपरिक अनकन्वेंशनल सीखने का उदाहरण है। अभिमन्यु ने अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही चक्रव्यूह में घुसने की तकनीक सीख ली थी। ये पैसिव लर्निंग या अवचेतन ज्ञान हासिल करने का एक शानदार उदाहरण है। अभिमन्यु ने जन्म से पहले ही जटिल मिलिट्री टैक्टिक्स सीख ली थी, जो औपचारिक शिक्षा शुरू होने से पहले भी सुनने से सीखने और याददाश्त बनाए रखने की शक्ति में प्राचीन भारतीय विश्वास को
दर्शाता है। कर्ण ने गुरु परशुराम से युद्ध की एडवांस स्किल सीखने के लिए एक ब्राह्मण का रूप धारण किया, क्योंकि परशुराम क्षत्रियों को शिक्षा नहीं देते थे, ट्रेनिंग नहीं देते थे। एक दोपहर परशुराम कर्ण की गोद में सिर रखकर आराम कर रहे थे। जब गुरु शांति से सो रहे थे तो एक मधुमक्खी आई और उसने कर्ण की जांघ पर डंक मार दिया। डंक बहुत तेज और दर्दनाक था, लेकिन कर्ण हिले भी नहीं और न ही चिल्लाए। उन्हें डर था कि उससे उनके प्रिय गुरु की नींद खराब हो जाएगी। ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग और कमिटमेंट को दिखाता है। राम और लक्ष्मण को ऋषि विश्वामित्र ने सिर्फ हथियारों में ही नहीं, बल्कि कूटनीति, आध्यात्मिक मूल्यों और जीवन जीने की कला में भी प्रशिक्षित किया था। उनकी ट्रेनिंग में फील्ड का अनुभव भी शामिल था, जैसे जंगल में यज्ञ की रक्षा करना। ये एक ब्लेंडेड लर्निंग का मॉडल है, जिसमें क्लासरूम यानी आश्रम की पढ़ाई और फील्ड प्रैक्टिस यानी यज्ञ की जंगल में रक्षा करना, इसको मिलाया गया है। यक्ष प्रश्न के एपिसोड में यक्ष ने युधिष्ठिर की विजडम, धैर्य और नैतिक तर्क का परीक्षण किया था। ये सॉक्रेटिक क्वेश्चनिंग, सोक्रेटिस की क्वेश्चनिंग के आधार पर एथिकल रीजनिंग और मॉरल असेसमेंट का एक बेहतरीन उदाहरण है। छोटी सी उम्र में सीता ने भगवान शिव का भारी धनुष उठा लिया था, जो और कोई नहीं कर सकता था। उनके पिता महाराजा जनक ने इस घटना का उपयोग करके उनके स्वयंवर के लिए एक असंभव चुनौती तय करने का निश्चय किया। सीता का शिव धनुष उठाना परफॉर्मेंस बेस्ड असेसमेंट का एक उत्तम उदाहरण है, और आज के समय में यह स्किल बेस्ड एंट्रेंस टेस्ट जैसा है। द्रोण और विश्वामित्र जैसे गुरु छात्रों का मूल्यांकन प्रैक्टिकल चैलेंजेस के जरिए करते थे, जो कौशल, रचनात्मकता और नैतिकता की परीक्षा लेती थी। ये टास्क बेस्ड असेसमेंट था। द्रोण की अर्जुन के लिए खास टीचिंग, स्पेशलाइज्ड टीचिंग, और विश्वामित्र की राम को दी गई मेंटरशिप छात्र की क्षमता के आधार पर पर्सनलाइज्ड लर्निंग का पाथ दिखाती है। ये तरीके कस्टमाइज्ड इंस्ट्रक्शन के समान हैं, और कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन, एक्सपीरियंशियल लर्निंग और फॉर्मेटिव असेसमेंट जैसे आधुनिक शैक्षणिक कंसेप्ट के साथ मेल खाते हैं, और प्राचीन भारत में शैक्षणिक तरीकों की बारीकियों को दर्शाते हैं। अब हम हनुमान जी की कुछ घटनाओं का चर्चा करेंगे। हनुमान जी की लंका यात्रा में प्रॉब्लम सॉल्विंग और एडाप्टिव लर्निंग की कई घटनाएं शामिल हैं। जब सुरसा उनका रास्ता रोक लेती है और बड़ी हो जाती है, तो वो जल्दी ही स्थिति का जायजा लेते हैं, एसेस करते हैं, और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके बहुत छोटे बन जाते हैं और उसके मुंह के अंदर जाकर के निकल आते हैं। हनुमान की स्थितियों का आकलन करने की क्षमता, जैसे लंका में रास्ता खोजना,
पहरेदारों को बचना, सीता जी को पहचानना, जिसकी जिनके दर्शन उन्होंने जिंदगी में पहले कभी नहीं किए थे, और सीता जी की पहचानने का कोई रास्ता उनके पास नहीं था। सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग अप्रोच दिखाता है। रावण के दरबार में उनका गहरा ऑब्जर्वेशन, साथ ही कूटनीति और लर्निंग के अपने ज्ञान को याद रखने और लागू करने की उनकी क्षमता एक एक्सपीरियंशियल लर्निंग मॉडल को उजागर करती है। सुग्रीव ने हनुमान जी की काबिलियत को तब परखा जब वे उन्हें सीता को खोजने जैसे क्रिटिकल मिशन सौंपते हैं। ये बहुत ही बड़ी समस्या थी, क्योंकि हनुमान जी को मालूम नहीं था कि सीता माता किस रास्ते पे गई हैं, वो कैसी दिखती हैं, पर फिर भी उन्हें उनको खोज लाना था। इन कामों में उनकी सफलता उनके ऑब्जर्वेशन लर्निंग, तेज सोच और दबाव में स्किल का इस्तेमाल करने की क्षमता का एक अनौपचारिक मूल्यांकन है। ये सिचुएशनल लर्निंग और कॉम्पिटेंसी बेस्ड असेसमेंट का एक रूप दिखाता है, जहां रियल वर्ल्ड की चुनौतियां विजडम को क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करने की क्षमता को परखती हैं। अब मैं एक काल्पनिक वृत्तांत का की चर्चा करूंगा। नाम है मिशन संजीवनी बूटी। सभी हनुमान भक्तों से माफी मांगते हुए मैं ये काल्पनिक कहानी हल्के फुल्के अंदाज में पेश कर रहा हूं। ये भारत में आजकल सरकारी दफ्तरों में होने वाली लाल फीता शाही और सरकारी दफ्तरों में होने वाली इनोवेटिव नोटिंग को समझाने के लिए है। रावण पर श्री राम की जीत के बाद सब लोग अयोध्या लौट आए। हनुमान जी अयोध्या एडमिन ऑफिस गए और संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की अपनी ऑफिशियल यात्रा, ऑफिशियल टूर के लिए अपना टीए क्लेम सबमिट किया, टीए बिल जमा किया। टीए क्लेम सेक्शन में ऑफिस असिस्टेंट ने 3 आपत्तियां उठाई। आप याद रखिए कि किसी भी सेक्शन में ऑफिस असिस्टेंट सबसे बलवान व्यक्ति होता है। तो आपत्तियां क्या थी? पहली, यात्रा शुरू करने से पहले उचित अथॉरिटी यानी राजा भरत से कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी। दूसरी, क्लेम करने वाला लोअर ग्रेड ऑफिसर होने के कारण हवाई यात्रा का हकदार नहीं था। और तीसरा, हनुमान जी को सिर्फ एक पौधा यानी संजीवनी बूटी लाने के लिए कहा गया था, और वो पूरा पहाड़ उठा लाए, जिससे अनावश्यक एक्स्ट्रा बैगेज चार्ज हो गया। इन कारणों से क्लेम मंजूर नहीं कहकर फाइल लौटा दी गई। राजा राम कुछ नहीं कर सके सिवाय इसके कि दोबारा जांच के लिए फाइल वापस भेज दी गई। परेशान लक्ष्मण जी ने ऑफिस असिस्टेंट से संपर्क किया और उनसे टीए क्लेम के मामले में बातचीत की। क्या बात की ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फिर ऑफिस असिस्टेंट ने क्लेम पर नीचे दिए गए के अनुसार अपनी टिप्पणी लिखी। दोबारा जांच की गई। जिस समय का ये क्लेम है, उस समय राम अपनी पादुका के जरिए कानूनी तौर पर राजा थे। उन्होंने उड़ान का आदेश दिया था,
इसलिए ये रेलिवेंट था और ये सही है। दूसरा, इसके अलावा इमरजेंसी में नॉन एंटाइटल्ड अधिकारियों को बाद में एक्स पोस्ट फैक्टो हवाई यात्रा करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है। तीसरा, इस मामले में एक्स्ट्रा सामान भी सही है, क्योंकि गलत पौधा लाने पर एक्स्ट्रा खर्च करने होने के साथ साथ कई यात्राएं करनी पड़ सकती थी, इसलिए क्लेम का भुगतान किया जा सकता है। आशा है आपको इसमें आनंद आया होगा। मैं इस एपिसोड को यहीं समाप्त कर रहा हूं। सभी दर्शकों को भाग लेने के लिए धन्यवाद। अगले मंगलवार को हम IKS पार्ट 2 के बारे में चर्चा करेंगे। जय हिंद। और हाँ, मैं आपको याद दिला दूं कि एड्यू वेंचर का एक एपिसोड हर मंगलवार को प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए अगला एपिसोड भी अगले मंगल को आएगा। धन्यवाद।